अभी बिहार एसएससी यानी कि बिहार सचिवालय सहायक का जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी देखेंगे इस क्लास के अंदर। आप लोग इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इस क्लास के बारे में बताइएगा। ताकि पूछा गया था, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में खोला गया था 1818 ईस्वी में। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, ये सक्सेसफुल नहीं रहा था और कुछ दिन बाद इसको बंद करना पड़ा था, ये असफल रहा था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। ये सफल नहीं रहा था। कब खोला गया था? 1818 ईस्वी में। इसी के कुछ दिन बाद भारत में जो सफल कारखाना खोला गया, जो सक्सेसफुल रहा, वो 1854 ईस्वी में खोला गया। कहाँ पर? मुंबई में। किसके द्वारा खोला गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, कासबजी डावर के द्वारा। कासबजी डावर के द्वारा मुंबई में सफल सूती वस्त्रों का उद्योग का कारखाना कब खोला गया? 1854 ईस्वी में। और इस कारखाना में सामान का जो उत्पादन शुरू हुआ कब से? 1856 से। इस कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1856 से। दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। सफल कारखाना पहली बार भारत में कहाँ खोला गया? मुंबई के अंदर। लेकिन पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। क्लियर है? इसीलिए सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई को। भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जानते हैं? आंसर क्या करेंगे? मुंबई। भारत के किस शहरों को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जानते हैं? मुंबई। क्योंकि मुंबई के अंदर ही भारत का पहला सूती वस्त्रों का सफल कारखाना खोला गया था 1854 में, और ये उत्पादन शुरू किया 1856 में। किसके द्वारा ये कारखाना खोला गया था? कासबजी डावर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, किस प्रकार की क्रांति से संबंधित है। हम आप लोगों को पूरा डिटेल से बता रहे हैं। नदी जोड़ो परियोजना वैसे संबंधित है अमृत क्रांति से। नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? अमृत क्रांति से। अगर हम लोग बात कर लें हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों या फिर तिलहन बोले, सरसों या तिलहन, इनका संबंध किससे है? पीली क्रांति से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? कृष्ण क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति पूछे तो या तो टमाटर या फिर मांस उत्पादन। टमाटर या मांस उत्पादन किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। अगर आप लोग से पूछा जाए अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? बागवानी उत्पादन से। गोल क्रांति पूछा जाए तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो, संयुक्त अधिवेशन से क्वेश्चन संबंधित था कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंदर है? संयुक्त बैठक की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का दोनों एक साथ होता है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। किसका काम होता है बुलाने का? राष्ट्रपति का। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता किस, बुलाने का काम यहाँ पर लिख लीजिए, बुलाने का काम, बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन में कौन भाग नहीं लेता है? तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति। कौन भाग नहीं लेता है? भाग नहीं लेता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही कीजिएगा, उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंदर बैठक की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 108। किस अनुच्छेद के अंदर मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 108। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और कौन भाग नहीं लेता है संयुक्त बैठक में? उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 108। अनुच्छेद नंबर 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक। अनुच्छेद नंबर 112 में क्या है? वार्षिक वित्त विवरण। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ओम बिरला। ओम बिरला अभी वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आपातकाल के बारे में पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के साथ साथ में हम पूरा डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। आपातकाल की बात करें, ये आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। और देश में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। देश में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? एक तो है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला क्या है मेरे भाई? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर है 352। अनुच्छेद कितना है? 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। दूसरा कौन सा अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद नंबर 356। अनुच्छेद नंबर 356। तीसरा जो होता है वो होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। और इसी के बारे में पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर 360 में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। देश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? 3 बार। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उसी समय पहली बार आपातकाल लगाया गया था देश में, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। दूसरी बार जो आपातकाल लगाया गया देश में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय लगाया गया। और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया आंतरिक गड़बड़ी के कारण, यानी आंतरिक अशांति के कारण 1975 में आपातकाल लगाया गया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इस समय आपातकाल का जो घोषणा किया था फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा ये घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14। अब ये भी हम लोग जान लेते ये 14 बैंक के अंदर कौन कौन सा था। पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा पहला था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर में ध्यान रखिएगा यूनियन बैंक, यूनियन बैंक। तीसरे नंबर में याद रखिएगा
बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथे नंबर में याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवें नंबर में याद रखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या सेंट्रल बैंक भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, सेंट्रल बैंक। इसके बाद याद रखिएगा केनरा बैंक, केनरा बैंक। सातवें नंबर में याद रखिएगा सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट। उसके बाद 8 नंबर में लिखिए यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक। 9 नंबर में याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। 10 नंबर में याद रखिएगा इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। 11 नंबर में याद रखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। 12 नंबर में याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। 13 नंबर में याद रखिएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और 14 नंबर में याद रखिएगा देना बैंक। ये 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंक। वो 14 बैंक का नाम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड एक कृषि से, किसानों से संबंधित एक बैंक है, किसानों के लिए। किसके लिए है? किसानों के लिए। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना, ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। किस समिति के सिफारिश पे? शिवरमन समिति, शिवरमन समिति के सिफारिश पे स्थापना हुआ है। शिवरमन समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पे मेरे भाई? शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अभी हेड कौन है वर्तमान समय में? तो ध्यान रखिएगा गोविंद चिंतालू, गोविंद चिंतालू इसके अभी वर्तमान समय में हेड है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किस समिति के सिफारिश पे? शिवरमन समिति के सिफारिश पे स्थापना किया गया। इसका हेड कौन है? गोविंद चिंतालू। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। हुआ था भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क। एन से नेशनल, पी से पार्क, ये समझ जाइए। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो ध्यान रखिए भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के बाद में किया गया था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान समय में इस दोनों का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? ये हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहिए, हेली नेशनल पार्क कहिए, और अभी इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये है कहाँ पर, किस राज्य में? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका निर्माण कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1935 ईस्वी में। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। ये तो भारत का पहला नेशनल पार्क हुआ। अगर हम लोग पूछा जाए हम लोग से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, इसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। इतना तो समझ गए। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए,
कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, छोटा नेशनल पार्क, तो ध्यान रखिएगा साउथ बटन नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। और ये साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेमी नेशनल पार्क। इसी का नाम बदल के क्या किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसका निर्माण कब बना है? 1935 ईस्वी में। अब भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें हम लोग जान लेते हैं जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, और इसके साथ साथ में साक्षरता दर। अगर आप लोगों से जनसंख्या घनत्व के बारे में फॉर्मूला पूछ ले तो बताइएगा कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल करेंगे तो वहाँ से जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो निकालना हो तो सेक्स रेशियो निकालने के लिए स्त्रियों की संख्या अपन में पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है? स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुने 1000। क्लियर है? ये जो निकलेगा क्या निकलेगा? लिंगानुपात यानी कि पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की संख्या। समझ गए? और साक्षरता दर अगर हम लोगों को निकालना पड़े तो साक्षरता दर निकालने के लिए साक्षरों की संख्या, साक्षर किसको बोलते हैं? साक्षर उनको बोलते हैं जो अपना सिग्नेचर करने के लिए भी आता है, केवल उतना भी अगर आता है तो वो भी क्या है? साक्षर है। साक्षर जिसको कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए नहीं आता हो लेकिन फिर भी वो सिग्नेचर कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। तो साक्षरों की संख्या +7 प्लस आयु वाले की जनसंख्या गुने 100, ये यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? साक्षरता दर। नेक्स्ट इसी में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन क्या है? रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? तो ध्यान रखिएगा 2017 ईस्वी में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तभी से रेल बजट का अपना अलग बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसी आम बजट में ही रेल बजट को शामिल कर दिया गया। लेकिन 2017 से पहले क्या होता था? आम बजट अलग पेश किया जाता था और रेल बजट अलग पेश किया जाता था। और 2017 से क्या किया गया है? रेल और आम बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। किस समिति के सिफारिश पर इसको मिलाया गया? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे मिलाया गया। कब मिलाया गया? 2017। इसके पहले भी अलग किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कब अलग किया गया था? 2024-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा अलग जो किया गया था 2024 नहीं 1924-25 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1924-25 में अलग किया गया था। कब? 1924 और 25 में अलग किया गया था। किस समिति के सिफारिश पे? एकवर्थ समिति के सिफारिश पे। एकवर्थ समिति के सिफारिश पे अलग किया गया था। कब? 1924 और 25 में। 1924 और 25 के पहले रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन क्या किया गया? 1924 और 1925 के बाद रेल बजट को अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। कब तक किया गया? 2016 तक। और 2017 से फिर इसको एक साथ मिला दिया गया। किस समिति के सिफारिश पर इसको अलग किया गया था? एकवर्थ समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था। हम लोग रेल की बात कर लेते हैं। रेल भारत में पहली बार कब चला था? 1853 ईस्वी में चला था। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चला थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली थी। मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। अच्छा, किसने चलवाई थी? इसको भी ध्यान रखिएगा, डलहौजी के द्वारा पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलवाई गई थी। डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चली? इसको भी ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चली? ध्यान रखिएगा 1825 ईस्वी में। पूरे विश्व में सबसे पहली बार रेलगाड़ी कब चली? 1825 में। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारत में
पहली बार विद्युतीकरण, विद्युत से ट्रेन कब चली? पहली विद्युतीकरण ट्रेन, विद्युत से जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी? विद्युत ट्रेन मतलब कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, है ना। विद्युत ट्रेन कब चली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। कब चली थी पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन? इलेक्ट्रिक पर जो ट्रेन चली थी कब चली थी? 1925 में। और वर्तमान समय की बात करें, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? रेलवे जोन की संख्या 18 है। रेलवे जोन की संख्या कितने हैं? 18। और डिवीज़न की बात करें, 73 डिवीज़न है। डिवीज़न की संख्या कितना है? 73। ध्यान रखिएगा, कितना डिवीज़न है? 73। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे संबंधित था? रेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रेलवे जोन की संख्या 18 है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। डिवीज़न की संख्या 73 है। एक क्वेश्चन और ध्यान रख लीजिएगा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ये कन्याकुमारी से खुल के डिब्रूगढ़ तक जाती है। कन्याकुमारी से खुल के कहाँ तक जाती है? डिब्रूगढ़ तक जाती है और 4200 कुछ दूरी तय करती है। समथिंग 4200 और 4300 के बीच में ये दूरी तय करती है, ध्यान रखिएगा। भारत में वर्तमान समय में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। कन्याकुमारी से खुल के डिब्रूगढ़ तक जाती है। अप्रॉक्स में 4200 और 4300 के बीच में दूरी ये तय करती है। क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।